हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने मूल अधिकारों में दो अधिकारों की चर्चा की थी, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही एक पॉइंट है निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी का मतलब ये होता है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को जैसे ये लगे कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसका रूल ये है कि ऐसे बंदी बनाए व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा बंदी नहीं बनाया रखा जा सकता। ठीक है। तो ये ऐसा कानून है कि भाई ये लगे कि अमुक व्यक्ति कानून में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए उसे बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है। और ये प्रक्रिया है वो अपराध को कम करने के लिए की जाती है। ठीक है। अपराध बढ़ाने के लिए नहीं, अपराध को कम करने के लिए की जाती है। तो ये है निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से है, यानी बिना कोई कोर्ट आदेश, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बगैर मतलब जो हार्डकोर अपराधी होते हैं ना, उनके साथ ऐसा किया जाता है। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, की अनुमति प्राप्त न हो चुकी हो। तो कहने का मतलब ये है कि 3 महीने से ज़्यादा उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। फिर 3 महीने से ज़्यादा बंदी बनाया जाएगा तो एक उच्च न्यायालय का जज होगा। ठीक है। एक समिति होगी, परामर्शदात्री समिति, यानी परामर्श देने वाली समिति, जिसमें एक उच्च न्यायालय का जज होगा और वो स्वीकृति आगे प्रदान करेगा, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा बंदी बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये ऐसा अधिनियम है जैसे कोई आतंकवादी हो और वो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ये देश की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है जो आतंकवादी जैसे लोग हों। तो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया गया है। दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया, जो बाद में कानून बन गया। इसका उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। यानी जो ऐसे व्यक्ति जो समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हों, धार्मिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हों, जातिगत दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हों या देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रहे हों, तो ऐसी व्यक्तियों को सरकार है वो उनको निरुद्ध का मतलब ये है कि उनको रोक सकती है या उनको बंदी बना सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून की व्यवस्था ही है, यानी इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोधक। ठीक है। जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया कि यह जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो 1984 में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास कर दिया, दूसरा संशोधन करके, और इस अध्यादेश में कहा गया कि ये अध्यादेश वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होगा। लेकिन आज यह कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है उसके अंदर जो विशेष राज्य का दर्जा उसे मिला हुआ था वो सूची से हट गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। अध्यादेश में कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के संपूर्ण भारत में लागू होगा।
इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया है। पहला ये संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नज़रबंद किया जा सकेगा। यानी जिसका मतलब 3 महीने हो गए उसको नज़रबंद कर रखा है, तो ऐसा दोबारा आदेश जारी कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा, और दोबारा आदेश न्यायालय द्वारा जब जारी हो जाता है तो उसे दोबारा नज़रबंद किया जा सकता है। नज़रबंद का मतलब होता है उसे ऐसी जगह पर रखना ताकि वो बाहर न घूम सके। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 से लागू है। तो विदेशी मुद्रा की जो तस्करी रोकने के लिए ये कानून लागू किया गया है 1974 में। फिर है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। ये होता है आतंकवादियों पर लागू, जिसको पोटा बोलते हैं। पोटा कानून को ये ऊपर वाला था ना पोटा, इसको समाप्त करके नया कानून बनाया गया। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। पोटा कानून को समाप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश जारी किया गया। इसमें पोटा के कई प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। तो ये पीछे वाला जो कानून था, ठीक है ना, जो 1984 वाला, उसमें संशोधन कर दिया और नया कानून आ दिया गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। तो इसमें पीछे वाले कानून की बात भी इसमें जोड़ दी गई। निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन। इस अधिनियम को कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता व निरंकुशता का प्रतीक माना गया। इनके दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रही है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश आतंकवाद अलगाव की मार झेल रहा है, ऐसे में इस तरह के कानून आवश्यक व उपयोगी भी हैं। गोपालन बनाम मद्रास एक केस हुआ था। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में पतंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता इस प्रकार व्यक्त की है। क्या? इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को क्या है, खतरा है। कहने का मतलब ये जो कानून बनाया गया है ये आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस कानून को हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्र विरोधी जो बुराइयां हैं उससे देश को या प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को क्या है, खतरा है। तो ऐसे कानून होने बहुत ही जरूरी हैं। फिर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। इसका मतलब यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, न राज्य व्यक्तियों का शोषण करेगा, न कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करेगा। ठीक है। तो शोषण, जैसे किसी व्यक्ति से 8 घंटे काम करवा लिया, ठीक है, उसको कम वेतन दिया, तो ये उसका शोषण हो गया। फिर बाल मजदूरी पर भी रोक लगाएगी इसमें कि छोटे बच्चों को काम पर न लगाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों से बड़े बड़े उद्योगों में काम करवाना क्या है, उनका शोषण करना ही है। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। जो भी शोषण की गतिविधियां हैं उसको समाप्त करने की गई है, कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव की क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। तो जैसे मानव तस्करी होती है, मानव विक्रय होता है, ये पहले ऐसा होता था, विदेशों में दास भेजे जाते थे, ठीक है, और दासों को खरीदा और बेचा जाता था। तो एक प्रकार से मानव बिक्री होगी, तो मानव की बिक्री पर रोक।
था बेगार, बेगार का मतलब बिना मेहनत मजदूरी के काम करवाना, तो इस पर भी क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। इस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती कराए हुए श्रम का निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसमें खेतीहर श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों व बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, यानी जब देश को जरूरत पड़े तो इसके लिए अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है। भाई देश को जरूरत है तो आप देश के लिए काम आए, ठीक है, देश के लिए आप अनिवार्य श्रम लागू कर सकते हैं, बाकी नहीं। लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध, यानी छोटे बच्चों को कारखानों में काम कराना बिल्कुल निषेध है। छोटे बच्चों को 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करवाना, इसका मतलब है उनका शोषण करना है, तो इसका निषेध किया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। इसका मतलब ये है कि राज्य है वो व्यक्तियों की धार्मिक मामले में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कैसा भी धर्म अपना सकता है, उसे अपने आप में स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का वो संरक्षण कर सकता है, राज्य उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। और आपको पता है क्यों अपनाया गया, कि भारत में एक धर्म नहीं है, भारत में अनेकों धर्म है, ठीक है, तो इस धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म स्वीकार करने, उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। तो मन से आप कोई भी धर्म स्वीकार करो, अंतःकरण का मतलब मन से आप किसी भी धर्म को स्वीकार करो, ठीक है, उसका अनुसरण करो और उसका प्रचार करो, राज्य उसके मामले में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा। धार्मिक संस्थाओं में जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 26 धार्मिक मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण, ठीक है, ये धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना या उनको पोषण करना, देखरेख करना, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना, चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। फिर है आर्टिकल 28 राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शोषण पर रोक। इन धर्म के आधार पर किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य की जितनी भी संस्थाएं उसमें धर्म के आधार पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की नीति से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं की जाएगी, न धार्मिक भेदभाव होगा और न धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त हो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। तो सांस्कृतिक को मतलब है हम कैसा भी खान पान, भाषा, लिपि आदि अपनाएं, ये हमें क्या है, अपने आप में स्वतंत्रता है। और इसी में एक अधिकार दे रखा है शिक्षा संबंधी अधिकार।
तो शिक्षा प्राप्त करना भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क होने वाली शिक्षा प्राप्त करना भी बच्चों का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, जो अल्पसंख्यक वर्ग ना, जो अल्पसंख्यक वर्ग जो भारत में संख्या में कम है, जैसे बौद्ध, सिख, ईसाई, जैनी, ये इनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो ऐसे में अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया कि सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वे अपनी भाषा में वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति अपना सकते हैं। नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इस तरह राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन, ये अपने खुद की मतलब मदरसे वगैरह, ठीक है, मकतब वगैरह खोल करके और अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें भी किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना व उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धार्मिक, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि उनकी उचित क्रियान्विति की व्यवस्था न की जाए तो उनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। संविधान निर्माताओं ने इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो ये अधिकारों गारंटी देता है, अगर पीछे वाले कहीं भी अधिकार का हनन हो और उनको लागू करवाने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसकी सहायता से अपन न्यायालय की शरण ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करता। तो कहने का मतलब अंबेडकर ने कहा था कि मुझसे ये पूछे कि कौन सा अनुच्छेद सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद को के बारे में संकेत नहीं करूँगा। यह तो संविधान की हृदय व आत्मा है। तो अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। देखो, ये 5 प्रकार के लेख हैं, जारी कर सकता है अगर कोई अधिकारों का हनन करे तो। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालय जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, हेबेस कॉर्पस। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति मतलब याचिका दायर करे तो उसकी प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। भी मन गलत तरीके से बंदी बना ली तो न्यायालय में चाहूँगा और ये कहूँगा कि मुझे बंदी बनाने का कारण बताओ, मुझे क्यों बंदी बनाया गया। इसके दौरान न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देते हैं कि बंदी बनाए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करें, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया अथवा अवैध रूप से। अगर बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल इसे मुक्त करने की क्या देता है, आज्ञा देता है। गलत तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है ना, तो उसको न्यायालय मुक्त करने का आदेश देता है। तो कहने का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है कि मुझे बिना मतलब कि बिना बेवजह बंदी बनाया है, तो न्यायालय जांच करके अगर बंदी बनाने का तरीका सही है तो उसको बरी करने का आदेश नहीं देगा, और अगर अवैध रूप से बंदी बनाया गया तो उसको बरी करने का आदेश दे देगा। परमादेश, इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं करता। कि भाई ऐसा अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो, ठीक है, पद पर तो बैठा लेकिन वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो न्यायालय आदेश जारी करके उसे
ये कर्तव्य का पालन करने के लिए कह सकता है। फिर है प्रतिषेध लेख। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले की कार्रवाई नहीं करें क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रतिषेध लेख का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय नीचे की अदालतों को यह आदेश देता है कि ये जो मामला है ये आपके क्षेत्र से बाहर है, तो इस पर आप कार्रवाई नहीं करें, ठीक है। इसको मतलब ऊपर की ओर भेज दो, अर्थात हमारे सर्वोच्च न्यायालय के में भेज दो, सर्वोच्च न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगा क्योंकि यह आपके न्याय क्षेत्र से बाहर है, तो उसे बोलते हैं प्रतिषेध लेख। उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है कि जो निम्न न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय को कोई मामला है वो निम्न न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को भेजने का आदेश जारी करता है। इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी वाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना की जा सके। फिर है अधिकार प्रच्छा। जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तौर पर किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जाता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, यानी किस आधार पर इस पद को प्राप्त किया है। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है, यानी गैर कानूनी तरीके से कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त नहीं कर सकता। मूल अधिकारों का मूल्यांकन। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है। मूल अधिकारों में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए और दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं। ये अधिकारों की आलोचना है। दूसरा, आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है, लेकिन शांति काल में मूल अधिकारों पर स्थगन किया जाना इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। विशेष रूप से सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक नज़रबंदी की जो व्यवस्था की गई है वह कटु आलोचना का विषय रही है। हरि विष्णु कामत ने इन व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था, इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं, चाहे वे नागरिक हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। व्यवहारिक दृष्टि में इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया है। मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है, किंतु इसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यद्यपि स्त्रियों, बच्चों, गरीब कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, किंतु अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के कारण इन वर्गों का शोषण व्यवहारिक रूप से नहीं रोका जा सका है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल व खर्चीली होने के से आम नागरिकों के हितों की रक्षा में सफल नहीं हो पा रही है। इसकी आलोचनाएं हैं, लेकिन उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है। कहने का मतलब यह है कि देश सर्वोच्च है, व्यक्ति उसके बाद है, पहले देश फिर व्यक्ति। कहने का मतलब जो व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करता है तो उसको क्या मृत्युदंड दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले राष्ट्र, उसके बाद व्यक्ति। तो क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है, मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थितियां अल्पकालिक ही होती हैं। तो ये हो गया आपके मूल अधिकार। अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अगले पीरियड में। ओके।